नमस्कार दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे है और इस बार की जो इंडिपेंडेंस डे की जो हमारी थीम है वो है इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन, यानी कि विकसित भारत 2047। इस इंडिपेंडेंस डे के दिन भी जैसे हर इंडिपेंडेंस डे पे होता है, प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं और ये स्पीच जो होती है प्राइम मिनिस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। और हमारी कंट्री के लिए स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इसको एनालाइज करते हो तो आप यहाँ पर ये समझ पाओगे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली है, कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट काम करने वाली है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट अपने टारगेट्स ले रही है, हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं जिससे हमको समझ में आता है कि देश किस तरफ जाने वाला है। तो ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी दिन की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइम मिनिस्टर के लिहाज से। और अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री थे और ये उनका नेक्स्ट टर्म शुरू हुआ है। तो 11वीं बार उन्होंने लगातार 11वीं बार इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी स्पीच डिलीवर की है। और इस स्पीच को अगले 10 मिनट में हम काफ़ी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं कि क्या क्या उन्होंने नई अनाउंसमेंट्स की है, कौन सी स्कीम्स की बात करी है, किस तरीके से इंडिया की इकॉनमी को वो ग्रो करना चाहते हैं, क्या उनके टारगेट्स होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अगले 10 से 12 मिनट में हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीचेस में बोला, तो उसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि वो 75 न्यू सीट्स फॉर मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे। मतलब वो मेडिकल की 75,000 सीट्स में, मेडिकल सीट्स में बढ़ाने की बात कर रहे थे। अगर अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट सीट्स टोटल 55,000 के करीब हैं और अगर प्राइवेट सीट्स को भी आप जोड़ लेते हो तो वो करीब 1 लाख के करीब सीट्स हो जाती हैं भारत में। तो अब कहीं ना कहीं वो 75,000 और सीट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये 75,000 सीट्स बढ़ाने की बात वो किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की कितनी सीट होंगी, प्राइवेट की कितनी सीट होंगी, इसका अभी उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया है। टोटल अगर आप देखो तो इंडिया में 706 मेडिकल कॉलेज रजिस्टर्ड हैं आज एज ऑफ नाउ। तो कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं और उन नए मेडिकल कॉलेजेस के तहत ये सीट्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात करी वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी कि हमारा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट होगा और ये टारगेट जो है हम 2030 तक का लेके चल रहे हैं। ये पहले भी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है कि 2030 का जो हमारा ये टारगेट है वो ये है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का हमारी कैपेसिटी हो। अगर अभी प्रेजेंट में आप कैपेसिटी की बात करोगे तो जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है वो डिक्लेयर करती है कि अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 186 गीगावाट के अराउंड है। तो 186 से 500 तक जाना मेरे ख्याल से ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, बड़ा टारगेट है और इसको अचीव करने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज अभी हम जितना भी एनर्जी जो हमारी कैपेसिटी है मोस्टली अगर आप देखोगे सिर्फ 34% जो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर हम डिपेंड करते हैं, बाकी पूरी ऑलमोस्ट 70% आप मान लो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो हमें अचीव करना है। उसके अलावा रेलवेज में यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है रेलवेज का। रेलवे 2030 तक हमारा नेट ज़ीरो एमिशन रेलवे हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है जो इस बार उन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है वो पॉलिटिकल सिस्टम में यूथ को इंक्लूड करने की बात करी है कि 1 लाख यूथ्स को पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। उन यूथ को हम इंक्लूड करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अभी तक आप ये देखते हो कि जितना भी ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं उनका कोई ना कोई प्रायर पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उनको जाने में आसानी लगती है, इस वजह से वो यहाँ पर जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि उन यूथ को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में अपने इंक्लूड करने की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा उन्होंने भारत को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने की भी बात करी। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और हमसे आगे जो है वो जर्मनी है और उससे भी ऊपर मतलब कि 3rd नंबर पे जापान है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनकी माने तो ये टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकता है जो भारत इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकता है फाइनेंशियल ईयर 28 तक। तो ये एनालिसिस है ऐसी कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक हम $5 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएंगे और तब हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे दुनिया की। अभी जो सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की वो यूएस है, अराउंड 25 ट्रिलियन है। उसके बाद चाइना है, अराउंड 17-18 ट्रिलियन की उनकी इकॉनमी है और उसके बाद जापान आ जाता है जो कि 4 ट्रिलियन पे है। तो मतलब बहुत बड़ा एक गैप है। तो उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं, तो हम 5th से 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकते हैं और वो हमारी जो पूरी इकॉनमी जो हम 3rd लार्जेस्ट बनेंगे तो हमारा जो पूरा जीडीपी होगा
वो अराउंड 5 ट्रिलियन के करीब होगा, तभी हम जापान को पीछे कर पाएंगे। तो जापान और जर्मनी को फाइनेंशियल ईयर 28 तक हम पीछे कर देंगे यहाँ पर। अब जो ये, और उन्होंने अपने भाषण में ये भी बोला कि हम 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी 5G टेक्नोलॉजी भारत ने अचीव कर लिया है, अब 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में ये चीज़ भी बोली। तो इकॉनमी के ऊपर बात करी है, 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी है, इन्होंने स्पेस सेक्टर के ऊपर भी बात करी है। कहा कि जब से चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है, आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के देश में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानने की जो है, लोग इच्छुक हो रहे हैं जानने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो हम स्कूल्स में, अपने एजुकेशन में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग से सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा सके और जो टैलेंट है भारत का वो स्पेस में और निखर करके आ पाए और हम और नई नई एडवांसमेंट्स कर पाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में। उन्होंने यहाँ पर भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात करी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी स्पीचेस में बोली हैं। अगर आप इससे आगे देखोगे तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर वायलेंस हुआ है, खास तौर से उन्होंने हिंदूज वर्ड मेंशन किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ वायलेंस हुआ है उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। और जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं बांग्लादेश के अंदर में, उन सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भारत हमेशा सपोर्ट करता आया है और हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ वापस से स्थापित हो जाए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है इसको पूरी तरीके से भारत का सपोर्ट रहेगा। जैसे हमारे रिलेशंस पहले थे वैसे ही रिलेशंस अभी भी रहेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मोहम्मद यूनुस के भारत वाले बयान के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करने की यहाँ पर बात की है। तो बांग्लादेश के साथ आप टॉक्स देख सकते हो कि आगे चल करके हो सकता है भारत जो है कुछ अलग टॉक्स में जाए बांग्लादेश के साथ में, और वैसे ही संबंध जैसे शेख हसीना की सरकार में थे जैसे संबंध, वैसे ही संबंध फिर से बांग्लादेश के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं भारत के। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच से समझ में आ गया था कि उनका फोकस बांग्लादेश पर है, अच्छा खासा फोकस है उनका बांग्लादेश के मामले में। उसके अलावा उन्होंने ओलंपिक्स पे बहुत बड़ी बात करी है। उन्होंने कहा कि भारत का ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि भारत ओलंपिक्स 2036 को, और ये वो पहले भी बोल चुके हैं कि ओलंपिक्स 2036 को भारत होस्ट करना चाहता है। अब उन्होंने कहा कि जो जैसे हमने G20 समिट को होस्ट किया, G20 समिट जिस तरीके से सक्सेसफुल रहा, वो चीज़ हमने प्रूव कर दी है पूरी दुनिया के सामने कि इंडिया किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, उनको बहुत अच्छे से होस्ट कर सकता है। इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने इस बार 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने का ड्रीम और ये एकदम अनाउंसमेंट कर दी इंडिपेंडेंस डे पे कि देश को भी तैयार रहना चाहिए ओलंपिक्स के लिए। और जिस तरीके से इस बार भारत के कंटिजेंट ने परफॉर्म किया है ओलंपिक्स में, अच्छा परफॉर्मेंस है। और वहाँ पर पूरे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में जो हमारे ओलंपियंस थे जिन्होंने मेडल्स जीते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मनु भाकर जी वहाँ पर मौजूद थी, नीरज चोपड़ा जी मौजूद थे वहाँ पर। इंडिया की जो हॉकी टीम है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं इस बार ओलंपिक्स में, वो भी वहाँ पर पूरी मौजूद थी। तो जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, जो हमारे रेसलर्स ने परफॉर्म किया जिस तरीके से ओलंपिक्स में, उसको देखते हुए काफ़ी मेस्मराइज्ड है पूरा इंडिया, काफ़ी खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे यहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट करने की बात करी है 2036 से तक। तो अब ये 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने से क्या होगा, या G20 को जब आप होस्ट करते हो तो इससे होता क्या है? एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने भारत का कल्चर जो है उसको फैलाते हो इसके ज़रिए। जब बाहर की कंट्री से लोग आपके देश में आते हैं, आप अपना कल्चर उनको दिखाते हैं, आप अपने कल्चर में क्या क्या चेंजेस हैं, डाइवर्सिटी आप उनको अपनी दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको दिखा पाते हैं। और इससे क्या होता है कि इंडिया के बारे में लोग और ज़्यादा जानते हैं, और ज़्यादा पहचानते हैं इंडियंस को, और इससे बाहर काम आता है। उन्होंने इंडिया के इवन CEOs की भी बात करी है कि आप देखिए कि जितने इंडियन ओरिजिन के CEO हैं, कई सारे इंडियन CEOs हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी में CEO बन के इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में करी है। अब इन दोनों चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगी है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अनाउंसमेंट लगा है। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का अनाउंसमेंट इस बार हो सकता है। देखो, आपको पता होगा कि अपने टारगेट में भी, मैनिफेस्टो में भी हर जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। पहले भी सरकार ने पिछले टर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो समझाता हूँ। जैसे ही जो
अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपनी गूगली फेंकी पार्लियामेंट में, और वो गूगली किस बारे में फेंकी कि जातिगत जनगणना आपको करवानी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत ज़्यादा, कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाला गया था। देखिए, कास्ट सेंसस की तो नहीं मानता हूं मैं, लेकिन सेंसस, लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो साल 2011 में हुआ था, और उसके बाद ये सेंसस अभी आज तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये सेंसस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बहुत सारी चीज़ों में, उनकी प्रायोरिटीज सेट हो पाती हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है किस नंबर पे उनको काम करना है, पॉलिसीज़ फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सेंसस की वजह से। तो इसलिए सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। कास्ट सेंसस की मैं इतना सपोर्ट में नहीं रहता हूँ। तो अपोजिशन ने यहाँ पर क्या किया कि कास्ट सेंसस का गूगली फेंका गवर्नमेंट के ऊपर, और मुझे पता था कि इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाएगी, और उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार गवर्नमेंट के पास हो सकता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन किया भी। उन्होंने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी कि हमें एक डिटेल्ड डिस्कशन करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, कंसल्ट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से लाया जा सकता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, किस रूप में लाया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर्स में, मतलब कौन कौन सी चीज़ों में लाया जाएगा, कौन कौन से लॉज को हटाया जाएगा, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करनी चाहिए। और इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं होगा, रिच और पुअर में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो लड़ाई है वो भी खत्म हो जाएगी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो अब वो उन्होंने आगे चल करके ये बोला कि अब देश इस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां पर हमें एक सेकुलर सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये मुझे लगता है इस पूरे इंडिपेंडेंस डे की सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और आप 100% देख सकते हो कि आगे आने वाले समय पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने की कोशिश 100% करेगी, और इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि अब देश में एक सेकुलर सिविल कोड आ सकता है। तो इस पूरे स्पीच को अगर हम समराइज करें, उसका क्रक्स देखें, तो इस पूरे स्पीच में हमारे पास कई सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स निकल करके आई हैं। 75,000 सीट्स का मैंने आपको बताया, मेडिकल सीट्स में बड़ी अनाउंसमेंट है ये। टारगेट्स तो खैर हमें पता ही थे। उसके अलावा हमने 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने की बात करी है, वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमारा ड्रीम है कि हम 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करें, ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और उसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये 3 अनाउंसमेंट्स बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 75,000 सीट्स की, उसके अलावा 2036 में ओलंपिक्स की, और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और मेरे हिसाब से इस पूरे स्पीच का जो गो ऑन टेक था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लाया। और याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही लागू है, मतलब 15 अगस्त के लिए लागू है। इसको आप अगर जल्दी से अवेल कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी का UPSC CSC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ के बहुत नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। वो सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। उसके अलावा जो आपको डाउट्स आएंगे उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी यहाँ पर रखे जाएंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में, सिर्फ आज के लिए ऑफर है, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिएगा। इस डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आप इस कोर्स को, UPSC CSC के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।